नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बुढ़िया। 2 साल कनाडा में रहकर वापस लौटा तो अपने देश और अपने परिवार के बीच बहुत सुकून महसूस किया। शुरू से ही परिवार मेरी प्राथमिकता रहा है। माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें, कुल मिलाकर 7 लोगों का परिवार था, जो सबकी शादी और बच्चे होने के बाद अब विस्तृत रूप ले चुका था। बड़ा होने के कारण पिताजी ने शुरू से ही जिम्मेदारियों का निर्वाह करना सिखा दिया था। माँ ने भी हम भाई बहनों को विश्वास के एक अलग सूत्र से जोड़ रखा था। उस पर हमारा भाग्य अच्छा था कि घर की तीनों बहुएं सुशिक्षित और मिलनसार आई थीं। उनके आपसी सामंजस्य के कारण ही घर में तीज त्योहार की अच्छी खासी रौनक हो जाती थी। हम भाइयों में कभी वैचारिक मतभेद हो जाएं तो भी वह तीनों एक होकर रहतीं, जिससे बिखराव या घर विभाजन की स्थिति कभी नहीं बन पाई। मेरे लौटने पर सब कुछ वैसा ही था जैसा मेरे जाते समय था। माता पिता के लिए हम जितना भी करते कम था। हमें एक साथ रहते देख वे दोनों पूर्णतया सुखी और संपन्न महसूस करते थे। मैं भी अपने परिवार के इसी सामंजस्य के बीच सुकून महसूस कर रहा था। एक दिन एक पुराने मित्र का फ़ोन आया। उसने हमें रविवार को दोपहर खाने के लिए बुला लिया। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। तय समय से पहले ही मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ उसके घर पहुंच गया। सोचा, इतने समय बाद मिल रहे हैं, थोड़ा समय एक साथ बिता लेंगे। मित्र शलभ उस समय किसी काम से बाहर गया था। भाभी जी खाने की तैयारी कर रही थी। हमें ड्राइंग रूम में बिठाकर वह हमारे लिए चाय बनवाने लगीं। जिस समय हम पहुँचे, उनकी काम वाली बाई सफाई करके पोछा लगा रही थी। मेरी पत्नी सुरेखा ने उसके काम को देखते हुए धीरे से कहा, देखिए तो मेड कितनी सफाई से पोछा लगा रही है। सब कुछ एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। मैंने ध्यान से देखा। वास्तव में शलभ के घर का हर कोना सफाई से चमक रहा था। हमारे घर में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने से इतनी सफाई नहीं रह पाती थी। तभी मेरी नज़र साथ वाले कमरे में चली गई, जहाँ इस समय वह पोछा लगा रही थी। अचानक उसकी आवाज़ सुनाई दी, बुढ़िया, नीचे मत उतरना, अभी अभी पोछा लगाया है। और हाँ, भाभी जी ने कहा है बाहर मत आना, तुम्हारा खाना यहीं पहुंचा देंगे। मैं और मेरी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि बाई किससे इस तरह बात कर रही है। तभी भाभी जी चाय लेकर आ गईं। मैं उनसे पूछने ही वाला था, तब तक मित्र शलभ भी वापस आ गया। काफ़ी समय बाद हम मिल रहे थे। उसने पूरी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। साथ बैठते ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया। चाय पीते पीते अनगिनत पुरानी यादें ताज़ा होती गईं। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछ लिया, भाई शलभ, यह तो बताओ, आंटी जी कहाँ हैं, कैसी हैं? उसने साथ वाले कमरे की तरफ इशारा करके कहा, उधर उस कमरे में हैं। ठीक है, अब बुढ़ापा है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। क्या? मैंने हैरानी से शलभ की ओर देखा और कहा, अरे यही हैं तो उन्हें बाहर बुला लेते, यहाँ हमारे साथ बैठकर चाय पीती। नहीं, रहने दो, वैसे भी वह कमरे से कम ही निकलती हैं। उनका खाना नाश्ता वहीं दे देते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। शलभ ने शांत भाव से कहा। उनको, या बात अधूरी छोड़ मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा,
तो हम वहीं उनसे मिल लेते हैं, कहकर मैं कमरे की ओर बढ़ गया। आंटी जी बिस्तर पर दीवार के सहारे सिर टिकाकर बैठी थीं, आंखें बंद किए हुए। चेहरे पर असमय उभर आई झुर्रियाँ उनके अकेलेपन को बयां कर रही थीं। मैंने पैर छुए तो वह चौंक पड़ी। हमेशा की तरह जीते रहो का आशीर्वाद देकर बोली, तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। आप कैसी हैं? मैंने संक्षिप्त सा जवाब देते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ। अकेले आए हो या समीर भी आया है? उन्होंने पूछा। नहीं नहीं, समीर नहीं, मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। आइए बाहर चलिए, सबके साथ बैठिए, मैंने आग्रहपूर्वक कहा, परंतु वे कुछ घबरा सी गईं। बोली, नहीं बेटा, रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम लोग अपना एंजॉय करो, मैं क्या करूँगी वहाँ बैठकर। वह खामोश सी हो गईं। उनकी अनकही वेदना मेरे संस्कारी मन से छुप न सकी। अब तक शलभ भी कमरे में आ गया था। मैंने पास जाकर धीरे से कहा, बुढ़िया को बाहर तो ले चलो, हमारे साथ बैठेंगी, खाना खाएंगी। उसने सकपका कर मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले आंटी जी की तरफ बढ़ गया। मैंने आंटी जी को फिर से बाहर चलने का आग्रह किया और सहारा देकर बाहर ले आया। सोफे पर बैठाकर पत्नी और बेटी का परिचय कराया। थोड़ी ही देर में वे तीनों अपनी बातों में तल्लीन हो गईं। मैं शलभ से पुराने दिनों की बातें करने लगा। याद है शलभ, जब मैं और समीर कभी पढ़ने के लिए यहाँ आते थे तो आंटी जी कैसे हमारे लिए तरह तरह के नाश्ते खाने की व्यवस्था करने लगती थीं। वह हमसे कितनी बातें किया करती थीं, कभी पढ़ाई की, कभी घर की। और तुझे याद है, मुझे उनके हाथ की बनी आलू गोभी की सब्ज़ी कितना पसंद आती थी। वह मेरे लिए ख़ास तौर पर टिफ़िन में बना कर भेजती थी। मैं कुछ नहीं भूला। कैसा अच्छा समय था। मैंने शलभ के कंधे पर हाथ रख कर कहा। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। बाई दोबारा से पोछा लगाने जा रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, दोबारा पोछा? कुछ नहीं भैया, वो पैरों के निशान पड़ गए ना, बस वही साफ कर रही है। भाभी जी के इस जवाब से मैंने पलट कर कहा, अच्छा, बुढ़िया के पैरों के निशान? यह निशान तो मिट जाएंगे, पर उन निशानों का क्या जो परिवार की ज़रूरतें पूरी करने की भाग दौड़ में घर के हर कमरे में छपे हुए हैं। क्या बाई उन्हें भी साफ कर पाएगी? मेरे मुंह से बुढ़िया शब्द सुन भाभी जी सकपका गईं। मेड को अंदर जाने का इशारा किया और बात बदलते हुए बोली, छोड़िए ना भैया इन बातों को, इतने सालों बाद आए हैं, आप लोग बैठकर बातें करिए, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। मेरे लिए बात इतनी सी नहीं थी, एक माँ के सम्मान का प्रश्न था, जो कभी पूरे घर की साज संभाल किया करती थी। आज उम्र के बदलाव के कारण वह एक कमरे में सीमित होकर रह गई थीं। उनके प्रति शलभ और भाभी जी का रवैया मुझे उचित न लगा। शलभ पर रोष भी आया। कैसे होने दे रहा है? मेरे चेहरे पर गुस्से के भाव देख सुरेखा पास आकर धीमे से बोली, रहने दीजिए ना, सबके घर का अपना हिसाब होता है, बेकार में कहीं आपके बोलने से कुछ और ना समझ लें यह लोग। उसकी बात से सहमत होकर मैं भी खुद को शांत करने का प्रयास करने लगा। शलभ के दोनों बेटे नैनीताल के एक स्कूल में पढ़ रहे थे, वहीं हॉस्टल में रहकर। मैं शलभ से उनके बारे में बात करने लगा। उसके चेहरे पर एकाएक उदासी उभर आई। पूछने पर बोला, मैं नहीं चाहता कि दोनों अभी से घर के बाहर हॉस्टल में रहें, पर वर्षा की जिद के कारण मुझे भेजना पड़ा। मैं मुस्कुरा उठा।
वाह दोस्त, अपने बेटों की दूरी इतनी चुभ रही है। उस माँ की सोचो जिसका बेटा पास होते हुए भी दूर है। आंटी जी की तरफ एक नज़र डालते हुए शलभ बोला, हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं ही क्यों नहीं समझ पाया। कितनी बातों को नज़रअंदाज किया जो गलत थीं। जैसे मैं अपने बेटों को पास रखना चाहता हूँ, वैसे ही माँ भी तो चाहती होंगी। मैं ही उनकी स्थिति को समझ नहीं पाया। शर्मिंदगी का भाव उसकी आंखों में उभर आया था। मैंने हल्के से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। यह रिश्ते तुम्हारे हैं, माँ भी तुम्हारी और पत्नी भी तुम्हारी। एक का पक्ष लेकर रहोगे तो दूसरे को दुखी करोगे। इसलिए दोनों को बराबर का दर्जा दो और बराबर का सम्मान भी, क्योंकि दोनों को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने आंटी जी की तरफ देखा। अब उनके चेहरे पर घबराहट कम हो गई थी। वह मेरी बेटी से वैसे ही बातें कर रही थीं जैसे हमारे साथ किया करती थीं। उसी समय भाभी जी खाने के लिए बुलाने आ गईं। उन्होंने शलभ से आंटी जी को कमरे में पहुंचाने और खाना वहीं देने को कहा। उनकी बात काटते हुए मैं बोल पड़ा, क्यों, कमरे में क्यों? भाभी जी, बुढ़िया का खाना भी यहीं दे दीजिए। हम लोगों के साथ यहीं बैठकर खा लेंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। इस बार शलभ सहन न कर सका। थोड़ी तल्खी से बोला, बस कर भाई, इतनी देर से बुढ़िया बुढ़िया क्यों कह रहा है? आंटी या माजी भी कह सकता है। क्या हो गया है तुझे? मुझे माफ़ करना भाई, पर अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हारी बाई को आंटी जी को बुढ़िया कहते हुए सुना था। मुझे लगा तुम लोग प्यार से माँ को बुढ़िया ही बुलाते होगे, वरना एक मेड की इतनी हिम्मत कहाँ कि वह तुम्हारी माँ को बुढ़िया कहकर बुलाए। ज़रूर उसने किसी के मुंह से सुना होगा। जाहिर है तुम लोग बुलाते होगे, तभी तो उसने भी कहा। शलभ ने तीखी नज़रों से पत्नी और बाई की तरफ देखा। बाई तो सर झुकाकर चुपचाप रसोई में चली गई। पत्नी की नज़रें भी शर्म से झुकी हुई थीं। शलभ समझ गया कि उससे कहाँ चूक हुई है और मैं क्यों बार बार बुढ़िया शब्द का प्रयोग कर रहा था। मेरी तरफ पलट कर बोला, थैंक्स मित्र, आज तुम्हारे आने से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। अब कोई उन्हें बुढ़िया नहीं कहेगा, ना ही घर में उन पर कोई रोक टोक होगी। तुम सही कह रहे हो, माँ के पैरों की छाप तो पूरे घर में है, उसे हम किसी तरह नहीं मिटा सकते। मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर एकाएक पत्नी की ओर मुड़कर बोला, और हाँ, माँ का खाना यहीं लगाओ। आज से माँ भी हमारे साथ यहीं खाएंगी। वह आंटी जी को सहारा देकर डाइनिंग टेबल तक ले आया। कुर्सी पर बैठाकर खाना परोसने लगा। अब मैं निश्चिंत था। आंटी जी को उनका सम्मान और बेटा वापस मिल गया था। माता पिता के दिए हुए संस्कार दोस्त को सही राह दिखाने में काम आ गए थे। वातावरण को हल्का बनाने के लिए सुरेखा बोली, अब चलिए भी, खाना ठंडा हो रहा है। खाने की खुशबू से ही मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। हाँ भाई, भूख तो मुझे भी लग रही है। मैंने कहा, चलो भाभी जी के बनाए स्वादिष्ट खाने का मज़ा लेते हैं। कहकर मैं भी डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। खाना खाकर धन्यवाद कहते हुए मैंने भाभी जी से अपने कहे शब्दों के लिए माफ़ी मांगी तो शलभ के साथ वह भी बोल पड़ी, नहीं भैया, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। आपने तो हमें हमारे दायित्व का बोध कराया है। मैं फिर से मुस्कुरा उठा।
सुकून महसूस करता हुआ पत्नी और बेटी के साथ वापस घर की ओर चल दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।